हेलो ऑल ऑफ यू। मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको? मेरी वॉइस इज ऑडिबल? ठीक है। सॉरी, लास्ट वीक क्लास नहीं हो पाई थी आपकी क्योंकि कुछ बच्चों के स्कूल थे। ठीक है, तो वेडनेसडे भी कैंसिल करनी पड़ी और फ्राइडे भी फिर सेम इशू आया, इसलिए कैंसिल की थी। सो दैट डिस्टर्बेंस हो रहा है, जस्ट गिव मी अ मिनट। श्वेता, आप ठीक है? मेरी वॉइस? गुड इवनिंग हार्दिक। श्वेता, अभी भी डिस्टर्बेंस है या ठीक है वॉइस? वजह ठीक नहीं है? ओके ओके। वजह अब ठीक है? बैकग्राउंड वॉइस है। अब ठीक है वजह? श्वेता अब ठीक है? ओके, ठीक। सो ठीक है, बट मुझे वीडियो ऑफ करनी पड़ेगी आपके लिए। चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं। हाँ, सो लास्ट वीक क्लास कैंसिल हुई थी। ठीक है, कुछ बच्चों की क्लासेस थी स्कूल में, सो कोई इशू नहीं है। इस वीक हम कैंसिल करते हैं, बट बच्चे नेक्स्ट वीक हमें करनी होंगी क्लासेस, तो थोड़ा बहुत आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अमीन का एक डाउट था और ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कर लिया है। हमारा रिलेशन एंड फंक्शन सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया है, बट कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो आप करें तो बेटर है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप कैलकुलस करेंगे तो वो कहीं भी यूज हो जाता है, तो बेटर है इसको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। आज कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। रिलेशन एंड फंक्शंस में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको हम करते हैं। सो फर्स्ट इज, ये अमीन का क्वेश्चन था, दैट द रिलेशन आर on the set n cross n defined by a comma b are c comma d। जी अबीर, अबीर क्लास तो होगी। ठीक है, a plus d is equal to b plus c for all ab comma cd belongs to n cross n। नहीं हार्दिक, सैटरडे संडे मॉर्निंग में नहीं होती है। ठीक है, वो हमारा रेगुलर टाइम तो 4 o'clock है, 4 to 5:30। वीक डेज पे फिर मैं करता हूँ। ठीक है, अगर टाइमिंग एडजस्ट हो जाती है स्टूडेंट्स के साथ तो वीक डेज पे हम कर लेते हैं। ठीक है, सो वी हैव दिस प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट दिस डिफाइंड बाय दिस फॉर ऑल इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, वी हैव दिस क्वेश्चन। सो इक्विवेलेंस हमने किया था, रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे करेंगे रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। अमीन आ गए हैं क्लास में? ओके, सो फर्स्ट हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, बट रिफ्लेक्सिव से पहले हम चेक करते हैं हम ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर रहे थे। हमारे पास एक रिलेशन था फ्रॉम ए टू बी, सबको याद है? एक रिलेशन था हमारा फ्रॉम ए टू बी। इन दैट केस हम जो एलिमेंट सेलेक्ट करते थे, सॉरी जस्ट
अगर हमारे पास कोई रिलेशन है, रिलेशन हमारे पास होता था ऑन अ सेट ए, तो हम कहते थे कि अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, अगर हम कहते थे कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ देन इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सबको याद आ गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या था? A relation on a set A is said to be reflexive if every element of set A is related to itself. Set A की जितने भी एलिमेंट हैं वो अगर खुद से रिलेटेड हैं then we will say that this relation is reflexive. ठीक है, अब हाँ कोई मुझे बताएगा यहाँ सेट A क्या है हमारा? What is the set A? नहीं वजाहत, नहीं अरबाब, what is the set A in this case? नहीं Soida, this is not correct. Please again read the question and tell me what is the set A in this case. AC नहीं जोया, AC तो सेट ही नहीं है, वो तो एलिमेंट्स हो गए। नहीं शाहीन, अरबाब नहीं, वजाहत अब ठीक है, वजाहत का ठीक है, सोयदा का ठीक है, अब करेक्ट आंसर है। और सब प्लीज ट्राई कीजिए। अमीन आपका क्वेश्चन है तो आप प्लीज रिप्लाई कीजिए। नहीं मरियम, दिस इज नॉट करेक्ट। सेट ए जो है हमारा दैट इज नॉट एन। नहीं अमी नहीं अमी ऐसा नहीं। देखिए नॉर्मली हमारे क्वेश्चन में वो क्या कहता था, रिलेशन आर, हाँ अरबाब अब ठीक है, रिलेशन आर ऑन सेट ए। वो नॉर्मली कहता था आर इज अ रिलेशन ऑन सेट ए। अब वो क्या कह रहा है, प्रूव दैट द रिलेशन ऑन द सेट एन क्रॉस एन। ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इन प्लेस ऑफ आपका जो सेट ए होगा वो आप ये एन क्रॉस एन लेंगे। ठीक है, देखिए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर। नहीं अमीन ये नहीं कह सकते हम ये कहेंगे कि एन क्रॉस एन जो है हमारा सेट ए है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्टेंट क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर। सो लाइक दिस, यानी पहले हम कैसे करते थे, हम कहते थे लेट ए बी अ वैल्यू विच बिलोंग्स टू सेट ए, बट अब हम एक सिंगल वैल्यू नहीं ले सकते, अब हमें एक ऑर्डर्ड पेयर लेना होगा। तो इन दिस केस आप लेट करेंगे लेट ए कॉमा बी बी एन arbitrary element of n cross n। ए बी बिलोंग्स टू, वजह अभी मैं देखता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करेंगे दैट दिस ऑर्डर्ड पेयर बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n। ठीक, नॉर्मली कैसे करते थे, लेट ए बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, हम पहले ऐसे कर रहे थे, बट इन दिस केस हमें क्या करना होगा, हम एक ऑर्डर्ड पेयर सिलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट जो आपको कंफ्यूजन होगी वो यही हो जाएगी कि ये ए कॉमा बी क्यों हम ले रहे हैं, नॉर्मली हम ए लेते थे, ए कॉमा बी हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर रिलेशन है, दिस रिलेशन इज ऑन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक द ऑर्डर्ड पेयर। इतना सबको समझ में आया? इसके बाद हम बाद में स्टार्ट करेंगे। इतना समझ में आया सबको? ओके ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेट किया दैट लेट दिस बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एन क्रॉस एन। ठीक है, देन ए कॉमा बी जो है, अगर इसका एक एलिमेंट है वो, तो ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग करेगा एन क्रॉस एन से। ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग करेगा इससे, इसका मतलब ए कॉमा बी जो होगा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। अब देखिए हमने पहले क्या कहा, हमने कहा ये इसका एलिमेंट है, अगर ये इसका एलिमेंट है तो ये एन क्रॉस एन से बिलोंग करेगा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, दिस इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड वी नो दैट दिस फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू सेकंड सेट, तो इसका मतलब ए कॉमा बी जो होगा वो एन से बिलोंग करेगा। इतना क्लियर हुआ सबको? ए कॉमा बी एन से बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब कि अगर हम a प्लस बी फाइंड कर रहे हैं तो ये b प्लस ए के इक्वल होगा, ये तो हमें पता ही है।
ये तो नॉर्मली हमें पता है दैट a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a कॉमा बी जो होगा वो रिलेटेड होगा a कॉमा बी से, क्योंकि ये हमारा रिलेशन है। रिलेशन क्या है? a प्लस डी। देखिए रिलेशन क्या था कि दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज रिलेटेड टू ईच अदर। तो क्या होता है, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका दिस a प्लस डी जो होगा वो इक्वल होगा b और प्लस c के। तो यहां हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस ए के इक्वल होता है, तो उसका मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। और इसको चाहे तो हम और बेटर वे में अगर लिखे ना, a प्लस डी, तो ये हमारा d हो गया इज इक्वल टू बी प्लस सी, सो दिस बी प्लस है। अब प्लीज देखिए हमारा जो रिलेशन है वो ये है कि a प्लस बी, सॉरी a कॉमा बी रिलेटेड टू c कॉमा डी के। और कैसे रिलेटेड है, a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फर्स्ट, ये फोर्थ, दिस सेकेंड, दिस थर्ड। तो रिलेटेड ऐसे कि 1+4 जब हम करेंगे तो वो इक्वल 1 नहीं, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ को जब हम ऐड करेंगे दिस विल बी इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने देखा कि ये फर्स्ट था, ये हमारा फोर्थ है, दिस इज व्हाट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। इसको हम कह सकते हैं दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, सॉरी दिस इज फोर्थ, ठीक है, दिस इज फोर्थ, दिस वन इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए तो आ गया, बट इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड और थर्ड ऐड होता है। तो ये हमने देखा ये फर्स्ट था, ये फोर्थ था, ये थर्ड, सॉरी ये सेकेंड था और ये थर्ड था। तो ये फॉलो कर रहा है, इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, इसका मतलब ए बी रिलेटेड होगा ए बी के, ठीक है। तो thus a comma b is related to a comma b k for all a comma b belongs to n cross n. So R is reflexive on n cross n. ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव ऑन, क्योंकि हम सेट से लेंगे। अब यहाँ पे हमारा सेट सिंगल नहीं था, कार्टेशियन प्रोडक्ट था, इसलिए हमने इसको लिया ए कॉमा बी। तो रिफ्लेक्सिव क्लियर हुआ। तो ये सब नहीं लिखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपको समझाने के लिए लिखा था। सो रिफ्लेक्सिव क्लियर हो गया सबको कि ये रिफ्लेक्सिव क्यों होगा। चलिए ठीक है बच्चों, पे नोट कीजिए। अगर किसी को डाउट है तो मुझे प्लीज, स्पेलिंग में मिस्टेक है, ठीक है, ये करेक्ट कर लिएगा, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। प्लीज नोट कीजिए उसको। फिर देखते हैं सिमेट्रिक और फिर देखते हैं ट्रांजिटिव कि ये सब कैसे होंगे। सर क्वेश्चन में ए बी आर सी डी के आगे साइन, अब आप दोनों, उसका मतलब होता है कि इफ दिस इज ट्रू तो ये होगा, अगर ये ट्रू है तो ये होगा, ठीक है। मतलब वाइस वर्सा होता है, इसका मतलब होता है वाइस वर्सा, दिस इज रिलेटेड टू दिस तो ऐसा होगा, अगर a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी है तो ये होगा, वाइस वर्सा। बच्चे हो गया, नो रब कर दें। ओके ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक। अब हमें चेक करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है, लेट a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी
belongs to n cross n such that a comma b is related to c comma d के, ठीक है। तो सिमेट्रिक क्या होता है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी हमने पहले लेट किया कि ये इस सेट से बिलोंग कर रहे, हमने कहा ए बी रिलेटेड टू सी डी है। अब देखिए सिमेट्रिक याद करने की कोशिश करते हैं, क्या था सिमेट्रिक, था हमारा कि अगर सपोज ए क्रॉस बी है, सिमेट्रिक ये था कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से तो बी कॉमा ए भी करना चाहिए, ठीक है। हमने जो यहाँ लिया था वो था ये कि ए कॉमा बी अगर है हमारे पास विच इज रिलेटेड टू आर तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। यानी इसके लिए हमें सिमेट्रिक के लिए एक सेकंड एलिमेंट चाहिए होता था प्रीवियस केसेस में, जहां एक सिंगल सेट था ए, सिर्फ अगर सिंगल सेट है तो वहां हमें चाहिए होता था एक और बी, अगर सिंगल सेट है। अब यहाँ सिंगल सेट नहीं है, यहाँ तो वैसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब आपको टू वैल्यूज चाहिए होंगी, एक चाहिए होगी ए कॉमा बी, एक और चाहिए सी कॉमा डी। इतना किसको क्लियर नहीं हुआ? पहले हम नॉर्मली कहते थे कि ए इज रिलेटेड टू बी, अब ऐसा नहीं है, अब पूरा एक ऑर्डर्ड पेयर रिलेट होता है एक दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से। तो किसको ये क्लियर नहीं हुआ कि हमने अब यहाँ पे ए बी एंड सी डी क्यों लिए? किसी बच्चे को डाउट है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा कि ए बी और सी डी दोनों क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ सिंगल सेट नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो पहले हमें दो वैल्यूज चाहिए होती थी सिंगल सेट के लिए, जब कार्टेशियन है तो दो ऑर्डर्ड पेयर चाहिए होता है, ठीक है। ठीक है, अब हमने कह दिया कि ए बी रिलेटेड है सी डी से। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं दैट सी डी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए बी, अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि सी डी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए बी, तो हम कह देंगे ये सिमेट्रिक है, ठीक है। नाउ तो फिर अगर ये आ जाता है हमारे पास ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, तो हम कह सकते हैं देन अब अगेन अप्लाई द प्रॉपर्टी फर्स्ट प्लस फोर्थ इज इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड, ऐसा होगा, ठीक है। ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी के, ए बी रिलेटेड था सी डी से, तो क्या कर रहे थे फर्स्ट उसको ऐड कर रहे थे फोर्थ में, सेकेंड को कर रहे थे विद थर्ड। तो अगर हमें प्रूफ करना है कि सी डी इज रिलेटेड टू ए बी, अगर हमें ये प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो हमें शो करना होगा, ये था ना वन, फर्स्ट का मतलब सी प्लस बी इज इक्वल टू सेकेंड क्या था डी प्लस ए, a plus d is equal to b plus c, this will give you c plus b is equal to d plus a। ठीक है, अगर a प्लस डी बी प्लस सी के इक्वल है तो c प्लस बी भी d प्लस ए के इक्वल होगा। तो इसका मतलब होगा कि c कॉमा डी जो होगा वो रिलेटेड होगा b कॉमा ए से, सॉरी c कॉमा डी रिलेटेड होगा a कॉमा बी से। इसका मतलब कि अगर ए बी इज रिलेटेड टू सी डी है तो सी डी जो होगा वो रिलेटेड होगा ए बी से, फॉर ऑल ए बी कॉमा सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, सो आर इज सिमेट्रिक ऑन एन क्रॉस एन, ठीक है। तो हमने लेट किया था कि ये रिलेट कर रहे हैं ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी डी, हमने शो कर दिया सी डी भी रिलेट कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक होता है, इसलिए हम कह देंगे आर इज सिमेट्रिक ऑन एन क्रॉस, ठीक है। मुझे प्लीज नोट कीजिए इसको।
डन है बात, ठीक है बच्चे। और सब इसको प्लीज दोबारा देखिएगा, थोड़ा सा आपको जो कंफ्यूजन होगी ना वो ऑर्डर्ड पेयर की वजह से हो रही है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसलिए, ठीक है। तो रब करते हैं इसको, नोट कर लिया ना सबने। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव, तो इसको फिर हम वही सिंगल सेट, अच्छा नोट नहीं किया, प्लीज कीजिए इसको नोट, जब हो जाए तो मुझे प्लीज बता दिएगा। सुविधा नोट हो गया, सर हमें CTR तो प्रूव करना था तो। जी सुविधा हमने यहां से किया कि अगर A प्लस डी जो है वो B प्लस सी के इक्वल है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि C प्लस बी भी जो होगा वो D प्लस ए के इक्वल होगा। आप चाहें तो एक स्टेप इसमें इंक्रीज कर सकते हैं बट उसकी जरूरत नहीं थी, तो हम ये भी कह सकते हैं B प्लस सी जो होगा वो A प्लस डी के इक्वल होगा, फिर ये स्टेप भी आ सकता है। फ्रॉम दिस हम इस स्टेप को लेके आए थे, ठीक है ठीक है। रब कर दें सुविधा, ओके वेलकम, रब कर दें इसको, ओके। सो सिमेट्रिक भी हो गया हमारा, अब हमारा लास्ट रह गया ट्रांजिटिव, लास्ट इज ट्रांजिटिव, ठीक है। अब ये ट्रांजिटिव क्या होगा, शाहीन, ठीक है देख लेते हैं, ठीक है शाहीन, मुझे एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है इन द सेम चैप्टर, उसके बाद मैं देखता हूँ फिर, ठीक। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव। सो ट्रांजिटिव क्या होता है हमारे पास, अब याद कीजिए ट्रांजिटिव क्या था, हमने कहा था A कॉमा बी बिलोंग्स टू R, फिर क्या रहा था B कॉमा सी भी था हमारे पास, हमने कहा था A कॉमा बी अगर R से बिलोंग कर रहा है, B कॉमा सी कर रहा है, तो A कॉमा सी भी करना चाहिए। याद है क्या ट्रांजिटिव, हमने जो नॉर्मली लिया था A कॉमा बी था हमारा, हमने कहा था अगर A कॉमा बी बिलोंग कर रहे, B कॉमा सी कर रहे, तो फिर हमारा A कॉमा सी भी करेगा, ठीक है। किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है इसमें, प्लीज देख लीजिए। अब फिर प्रॉब्लम आएगी हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में, वहां तो एलिमेंट्स थे, अब देखिए यहाँ पे हमने एक ऑर्डर्ड पेयर लिया है, सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर लिया है, एलिमेंट्स कितने लिए हमने यहाँ पे ये भी देख लेते हैं। एक ये फर्स्ट एलिमेंट लिया था, सेकेंड लिया था B कॉमा सी, ये सेकेंड आ गया था, ये थर्ड आ गया था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हमने 3 एलिमेंट्स लिए थे, ठीक है। अब देखिए, अब यहां हम क्या लेट करेंगे, लेट A कॉमा बी, C comma D and E comma F belongs to N cross N such that A comma B is related to C comma D and C comma D is related to E comma F, ठीक है। देखिए इसको हम कंपेयर करते हैं, पहले कैसे कर रहे थे, हम पहले ऐसे करते थे कि A कॉमा बी बिलोंग्स टू R, और हम कहते थे B कॉमा सी बिलोंग्स टू, ये इसको R की फॉर्म में लिखता है ना, कंफ्यूजन नहीं होगी फिर। हम पहले ऐसे करते थे कि A इज रिलेटेड टू B, हम कहते थे B इज रिलेटेड टू C, और फिर हम कहते थे A इज रिलेटेड टू C। याद आ गया सबको, हम ऐसे कर रहे थे पहले कि अगर A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, तो A C से रिलेटेड होगा, तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट था।
अब यहाँ एक सिंगल एलिमेंट क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर लेंगे हम, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट था क्वेश्चन में। तो ये हमने लिया ए कॉमा बी, फिर हमने लिया सी कॉमा डी, फिर सेकंड हो गया, फिर सेकंड ये आ गया, थर्ड ये आ गया। तो हमें फाइनली ये प्रूफ करना है कि ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। ठीक है, अब देखिए हम कैसे प्रूफ करेंगे इसको। सो ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी के। ठीक है, फ्रॉम दिस हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये इसको कंप्लीट लिख देते हैं। ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी के है, तो इसका मतलब फर्स्ट एंड लास्ट इज इक्वल टू बी प्लस सी। सिमिलरली सी कॉमा डी रिलेटेड है ई कॉमा एफ के, तो इसका मतलब है सी प्लस एफ इक्वल होगा डी प्लस ई के। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है वो हम देखते हैं। दिस इज सी, लेट दिस बी फर्स्ट एंड दिस बी सेकेंड। इसको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड 1 and 2, सी डी रिलेटेड टू जी, आई मीन ये लेट किया है फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड। आई मीन मैं बस अभी बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं ये कंप्लीट कर दूं, फिर मैं दोबारा आता हूँ। ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी डी प्लस सी। तो यहाँ क्या होगा, सी कैंसिल हो जाएगा, सी कैंसिल होगा और डी कैंसिल हो जाएगा, सी एंड डी कैंसिल हो जाएगा। तो ए प्लस एफ जो आएगा तो ये आ जाएगा, एक तो बी रह गया यहाँ, तो यहाँ ए आ जाएगा, एफ आ जाएगा और ये इक्वल होगा, एक तो बी रह जाएगा और ई रह जाएगा। तो रिलेशन कैसे हो जाएगा, रिलेशन क्या था हमारा, यहाँ से देखते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट फोर्थ सेकेंड एंड थर्ड, तो इसका मतलब फर्स्ट और फोर्थ होता है ये। तो इसका मतलब ये तो फर्स्ट हो गया, ये फोर्थ में आता है, एफ फोर्थ में आ जाएगा। ये ऐसे हो गए, फर्स्ट फोर्थ सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। तो ये सेकेंड टर्म है, यहाँ आ गई बी, और ये थर्ड टर्म है, ये यहाँ आ जाएगा ई। सो ए कॉमा बी रिलेट हो जाएगा ई कॉमा एफ से फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है जी, अमीन आपका जो डाउट है, फर्स्ट थिंग इज मैं इसको रब कर रहा हूँ। अमीन हम ऐसे करते थे ना, A इज रिलेटेड टू B, ये हम लेट करते थे, हम कहते थे B इज रिलेटेड टू C, ये भी करते थे। हमें जो प्रूफ करना होता था अमीन, वो ये करना होता था, टू प्रूफ A इज रिलेटेड टू C। अमीन ऐसे ही था, ये क्लियर हुआ? अमीन ये क्लियर हुआ, A इज रिलेटेड टू C। अब देखिए यहाँ क्या था, यहाँ ये सिंगल एलिमेंट्स थे। अब इस एक एलिमेंट की प्लेस पे वी हैव द कंप्लीट ऑर्डर्ड पेयर। तो इन प्लेस ऑफ A हमने ये लिख दिया, इन प्लेस ऑफ B हमने ये लिख दिया, एंड इन प्लेस ऑफ दिस B हमने फिर ये लिख दिया रिलेटेड, ये हमने E कॉमा F लिख दिया। वो तो हमने लेट ही किया है, और बाब ये तो हमने लेट ही किया है। ठीक है, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर n क्रॉस n से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, अरबाब मैं आपका डाउट ना अलग से डिस्कस करता हूँ, एक मिनट रुकिए, पहले कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो हमने शो कर दिया बिना लेट किए भी तो पॉसिबल है। अरबाब कैसे, एक मिनट पहले मैं ये कंप्लीट कर लूँ अरबाब, फिर मैं आंसर देता हूँ आपका। इतना हो गया। देखिए अब हम क्या कह रहे हैं, 10 AB belongs, AB is related to CD and CD is related to EF. This implies A comma B is related to EF for all AB, CD, EF belongs to
एंड क्रॉस एन, ठीक है। सो आर इज ट्रांजिटिव ऑन एंड क्रॉस एन, ठीक है जी। अब आप बताइए बिना लेट किए कैसे पॉसिबल था? बच्चे इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। अब आप कैसे पॉसिबल था विदाउट लेट किए? ऑर्डर तो एन से ही बिलोंग करेगा। अरबाब इसमें जो एक एलिमेंट है ना वो ये होगा, एक एलिमेंट ए कॉमा बी होगा, सेकंड सी कॉमा डी, थर्ड ई कॉमा एफ, ठीक है। तो रिलेशन तो लेट करना पड़ेगा, फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड में रिलेशन होता है, वो तो आपको लेट करना होगा, विदाउट उसके आप कैसे कर देंगे सॉल्व? अरबाब मुझे सॉल्व करके ना मुझे सेंड कीजिएगा, मैं देखता हूँ कैसे सेंड। आपस में रिलेटेड नहीं होंगे? नहीं आपस में क्यों होंगे? अगर ए बी सी डी ई एफ एन क्रॉस एन से बिलोंग कर रहे हैं, अब इनके बीच में रिलेशन क्या है वो तो नहीं पता ना। अगर हम सिर्फ ये लिख रहे हैं तो इनके बीच में रिलेशन क्या है वो नहीं पता, हमें ये तो पता है कि एन क्रॉस एन में होते हैं ये, बस रिलेट कैसे होंगे वो नहीं पता, वो देता है ये रिलेशन, ठीक है। अब आप अदरवाइज मुझे करके भेजिएगा जो आपका सॉल्यूशन है, फिर देखते हैं क्या था, ठीक है बच्चे। सो ये कंप्लीट आपका जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंप्लीट हो गया है, बट ये टॉपिक प्लीज कीजिए, बाद में आपको यूज आता रहेगा। composition of functions, ठीक है। पहले डेफिनेशन करते हैं, लेट f a to b and g b to c be two functions, then a function GOF a to c defined by GOF x is equal to GFX for all it's called the composition of f and g, ठीक है। कंपोजिशन फंक्शन में ये कीजिए, पहले डेफिनेशन नोट कीजिए फिर समझते हैं क्या होता है। देखिए अब लेट एक फंक्शन है हमारे पास f a to b, एक फंक्शन है वो ये था, दिस इज सेट a, दिस इज b, suppose this have the value a1 a2 a3, this have the value b1 b2 b3 and suppose b4, और ये a1 relate है with b1 with this, a2 relate है with b2, a3 relate है with b3। अब फिर हमारे पास एक और फंक्शन है, दिस इज c, ये एक फंक्शन है g b2c, तो c है आपके पास c1 c2 c3 c4। नाउ सपोज b1 जो है वो रिलेटेड होगा c1 से, b2 होगा सपोज c2 से, b3 है आपका c3 से एंड b4 जो है वो आपका c4 से,
ठीक है, नोट कर लिया सबने, डेफिनेशन नोट की, रब कर दें डेफिनेशन। बच्चे डेफिनेशन नोट कर ली सबने, ओके रब कर रहे हैं, ठीक है। सो टू फंक्शन हैं, एक हो गया ए टू बी, एक हो गया बी टू सी। अब एक हम न्यू फंक्शन फॉर्म करें जी ओ एफ। उसमें हम क्या करेंगे, उस फंक्शन में सेट ए लेंगे, ए वन ए टू ए थ्री, और यहाँ पे पहले सेट ए की वैल्यूज किससे मैप थी, बी से। बट हम जो फंक्शन फॉर्म कर रहे हैं, अब कर रहे हैं डायरेक्टली फ्रॉम ए टू सी। डायरेक्टली हम ए टू सी एक फंक्शन फॉर्म करेंगे। अब ए में और सी में रिलेशन क्या आएगा, वो रिलेशन देगा ये सेट बी। पहले ए वन बी वन से रिलेटेड था, बी वन सी वन से था, तो अब जो रिलेशन आ जाएगा डायरेक्टली आ जाएगा ए वन का सी वन के साथ। यहां लिख देते हैं C2 C3 C4। अब जो डायरेक्टली रिलेशन आ जाएगा वो बस ये आ जाएगा कि A1 C1 से रिलेट हो जाएगा। और ये हमें कैसे मिल रहा है, A1 B1 से रिलेट था, B1 C1 से था, अब A1 डायरेक्टली C1 से रिलेट हो गया। सिमिलरली मरियम अभी अभी बता रहे हैं, सिमिलरली A2 B2 से था, B2 C2 से, तो A2 अब डायरेक्टली हो गया विद C2। A3 था, B3 था, C3 था, A3 को हमने रिलेट कर दिया विद C3। तो इसको हम कहते हैं दिस इज अ कंपोजिशन ऑफ F एंड G। दिस इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। और उसको हम लिखते ही, बट ये एफ एंड जी का कंपोजिशन है, बट हम उसको लिखेंगे ये, ठीक है। तो इसका मतलब दो अगर हमारे पास फंक्शन है एफ एंड जी, तो उनका हम कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं। कंपोजिशन में क्या होगा कि सेट ए की वैल्यूज को हम डायरेक्टली रिलेट कर देंगे विद वैल्यूज विद एलिमेंट्स ऑफ सेट सी। ठीक है मरीम, पहले मैं कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपकी क्वेरी का भी आंसर देता हूं। ठीक, चलिए अब इसको रब कर देते हैं। नोट कर लिया सबने बच्चे, इसको जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट एक नोट लिखते हैं। फर्स्ट नोट, the composition of the composition of the composition GOF to exist, the range of F, the range of F must be a subset of the domain of G। ठीक है, कंपोजिशन GOF एग्जिस्ट करेगा अगर F की जो रेंज है, रेंज होगी F की, वो सबसेट होगी डोमेन ऑफ G के। अब देखिए रेंज ऑफ F क्या है, B1 B2 B3, और G का डोमेन क्या था, कंप्लीट सेट B। ठीक है, G का डोमेन क्या हो गया, कंप्लीट सेट B। तो आप देखिए इसकी जो रेंज है, रेंज सिर्फ इतनी थी, क्या ये रेंज है वो G के डोमेन का सबसेट है? बिल्कुल है। यही आपका नोट है कि कंपोजिशन GOF एग्जिस्ट करता है अगर रेंज ऑफ F जो होगी दैट शुड बी अ सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ G। ठीक है, इतना समझ में आया। दिस इज द कंडीशन कि फर्स्ट सेट की जो रेंज होगी वो सेकंड के डोमेन के इक्वल होगी। ठीक है,
चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं, उसे थोड़ा समझते हैं कि कंपोजिशन है क्या। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। लेट एफ हमारा एक फंक्शन है फ्रॉम दिस सेट 2 3 4 5 3 4 5 9 एंड जी हमारे पास नेक्स्ट है, दिस इज 3 4 5 9, दिस इज 7 11 15. B functions defined as, ठीक है। अब ये उसने दिया है कि f2 की जो इमेज है वो 3 है, 3 की जो इमेज है वो 4 है, 4 की जो इमेज है वो और जो 5 की इमेज है वो दोनों सेम। G3 जो होगा हमारा वो G4 के भी इक्वल है और वो है 7, और G5 जो होगा इलेवन। फाइंड GOF, ठीक है, हमें फाइंड करना है GOF। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी कंडीशन देखते हैं कि इसकी जो रेंज है, दिस इज द रेंज, क्या वो उसके डोमेन का सबसेट है, दिस इज द सबसेट ऑफ द डोमेन। रेंज जो है 3 4 5 9 इस सेट में, सो दिस इज अ सबसेट। तो इसका मतलब हम कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं। कंपोजिशन कैसे फाइंड करना है, उसने कहा था जीओ फाइंड करो आप, तो हम पहले फाइंड करेंगे जीओ। हम फाइंड करेंगे GOF। अब वैल्यूज पुट करना हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यूज कहां से आएगी। अब देखिए जो GOF आपका फंक्शन बनेगा किस सेट में बनेगा, GOF जो बनेगा आपका उसमें फर्स्ट सेट ये आ जाएगा 2 3 4 5, और सेकेंड जो सेट आ जाएगा वो आ जाएगा ये, सेकेंड क्या था 7 11 7 11 15। ठीक, तो GF हम कैसे करेंगे, पहले तो हम 2 पुट कर देंगे, तो इसका मतलब कितना होगा GF2 लिखते हैं इसको ऐसे, GF, फिर इसको हम ऐसे लिख देते हैं F2 की वैल्यू कितनी है 3, F2 की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब G इन प्लेस ऑफ दिस F2 3 लिख देंगे। अब G3 की भी वैल्यू देखिए आपके पास होगी कितनी आ गई 7, तो इसका मतलब ये जो 2 है वो रिलेट हो गया विद 7 से। ये बच्चों को समझ में आया, ये सबको समझ में आया कि 2 कैसे रिलेट हुआ। तो ये एक न्यू फंक्शन हम फॉर्म कर रहे हैं विच इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी रिटन बाय GF। वो होगा सेट ए से सेट सी में जी। अब आप देखिए एक सेट था हमारे पास F A to B, ये A to B लेते हैं, ये नेक्स्ट सेट है B to C। एक न्यू हमें फंक्शन फॉर्म करने हैं GF, और वो फॉर्म होगा A से C के बीच में। जी जोया मैं वही कर रहा हूँ कि वी हैव दिस फंक्शन F A to B, नेक्स्ट वी हैव अनदर फंक्शन B to C। हमें एक न्यू फंक्शन फॉर्म करना है GOF, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी A to C में। GOF हमें फाइंड करना है A to C में, तो कैसे फाइंड करेंगे, ये तो फंक्शन हो गया, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, वो कहां से होगी फर्स्ट सेट से, तो फर्स्ट वैल्यू थी हमारी 2, तो GF2 इसको हम ऐसे लिखते हैं GF2। F2 की वैल्यू कितनी है देखिए, F2 की वैल्यू थी 3, तो F2 की प्लेस पे 3 लिख दिया, तो ये आ गया हमारे पास 7। सो दिस इज इक्वल टू, ठीक है। सो ओके वजह, ठीक है,
सो हमें एक न्यू फंक्शन फॉर्म करना है जी एफ विच इज फ्रॉम ए टू सी, ये ए टू सी हो गया। अब उसकी हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, तो 2 तो हमने फाइंड कर दिया। सिमिलरली बच्चे पुट दिस वैल्यू 3, 4 एंड 5 और मुझे बताइए क्या रहे। अब रब कर दें, क्वेश्चन नोट कर लिया ना सबने, रब कर दें इसको। मुझे जल्दी से वैल्यूज बताइए कि वैल्यूज क्या आ रही हैं सबकी। तो ये एक हमारे पास फंक्शन आ गया, इसको हम ए कहते हैं, इसको हम सी कह देते हैं। दिस इज ए, दिस इज सी, दिस जी ओ एफ हो जाएगा ए टू सी। ठीक है, ए में वैल्यूज हैं 2, 3, 4, 5 और जो आप सब वैल्यूज बता रहे हैं सब के जो आंसर्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि 2 को 7 से मैप करना है, 3 को भी 7 से मैप करना है, उसके बाद 4 को 11 से करना है, 5 को भी 11 से करना है। अच्छा ये 5 को भी फिर 11 से करना है। सो सबके आई थिंक यही आंसर है। ठीक है, तो ये समझ में है, इसको हम कहते हैं कंपोजिशन। तो एक ये न्यू फंक्शन हो गया बिटवीन द सेट ए एंड सी। ठीक, बच्चे किस बच्चे को डाउट है अभी? बच्चे क्लियर हुआ? स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन या किसी को डाउट है? ओके, और किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, अदरवाइज वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को डाउट नहीं है? मुझे किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सो स्टार्ट करें नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर। बच्चे किसी को डाउट है तो प्लीज बता दिए, क्योंकि आगे हमें इन्वर्स करना है विच इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन दिस कंपोजिशन। लेट एफ 1, 3, 4 belongs to 1, 2, 5 and g जो होगा g, this is 1, 2, 5। ठीक है, तो ये सेट्स हैं जहां पे दो फंक्शन है हमारे, बी गिवन बाय एफ जो होगा दिस इज 1, 2, 3, 5, 4, 1 एंड जी जो होगा दिस इज 1, 3, 2, 3, 5, 1। राइट डाउन जी ओ एफ। ठीक है, प्लीज ये फाइंड कीजिए। ठीक है, मुझे ऐसे बता दीजिए जी एफ इज इक्वल टू, मुझे यहाँ ऑर्डर पेयर बता दीजिए। तो ये तो पता ही हमें फर्स्ट 1 आएगा, उसके साथ के मुझे ऑर्डर पेयर मुझे लिखे बता दीजिए प्लीज। ओके, 1 मरियम करी है, 1 को करना है विद 3। ओके, तो विद 3 को किससे करना है? थ्री को 1 से करना है। ओके मरियम, नेक्स्ट 4 को किससे करना है? देन 4 को किससे करेंगे हम फिर? 4 को 3 से करना है। ओके ठीक है, सो ये हमारे पास कंपोजिशन आ गया। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी एंड डिनोटेड बाय जी ओ एफ। मुझे सबका कंप्लीट हुआ? किसी को डाउट है इसमें?
किसी बच्चे को डाउट है इसमें? ओके ठीक है, फिर रिपीट करते हैं। सो हमको चाहिए GOF, ठीक है, GOF। इसमें वैल्यू हम कहाँ से पुट करेंगे? देखिए ये सेट आता है और ये लास्ट सेट, बस फाइनली यही आता है हमारे पास। तो GOF में वैल्यू पुट करेंगे 1 यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा G, इसको लिख देंगे हम फिर F1, तो कितना आ जाएगा G, और F1 कितना है हमारा? F1 ये 1 की जो इमेज है दैट इज 2, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 की इमेज, 1 की इमेज इज 2। नाउ इफ्रा इन सेट, अब ये आ गया G2, तो 2 की इमेज क्या है इफ्रा? फंक्शन G में व्हाट इज द इमेज ऑफ 2? हो गया 3 हो गया, सो GF जो हो गया 3 आ गया, तो 1 की इमेज होगी 3। तो सिमिलरली GOF नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं, क्या थी? 3, तो GF3, GF3 कितना है? 5, G5 की वैल्यू 1। Similarly, GOF next value is 4, GF4 की वैल्यू 5, G5 की वैल्यू नहीं 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 एक सेकंड, G4 कितना था हमारा? 4 1 था, सॉरी, G4 वैल्यू इज 1, सो G1 की जो वैल्यू होगी दैट इज 3। तो इफ्रा ये इसलिए आ गया 1 3 3 1 एंड 4 3। क्लियर हुआ? इफ्रा कोई डाउट है इसमें? ओके ठीक है बच्चे, किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए, अदरवाइज वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देन, let R be the set of real numbers if f R to R fx is equal to x square and g R to R gx is equal to 2x plus 1, then find FOG and GOF, ठीक है। Also show that जी अमीन, अगर ऐसा होता तो हम जी से स्टार्ट करते फिर, ठीक है। पहले जी का जो फर्स्ट एलिमेंट था उस सेट बी से आ रहा था, उसको हम लेते, ठीक है। इसको मैं एक सॉल्व करता हूँ, सेकंड आप खुद कीजिएगा। तो अगर हम फाइंड करें एफ ओ जी, ठीक है, वी हैव टू फाइंड दिस, तो पहले तो हम वही देख लेंगे रेंज और डोमेन सबसेट है या नहीं, वो तो है ही सबसेट। तो पहले अगर हम फाइंड कर रहे हैं दिस वन एफ ओ जी, तो उसको हम लिखेंगे ऐसे, दिस एफ ओ जी एक्स दिस इक्वल टू एफ जी एक्स। अब क्या करना है, एफ में जी एक्स पुट कर देना है, जी एक्स क्या था 2x प्लस 1। अब ये देखिए आप पहले कि एफ एक्स जो है आपके पास दिस इज एक्स स्क्वायर, तो मुझे कोई बताएगा कि f4 की वैल्यू कितनी होगी? अगर fx एक्स स्क्वायर है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f4? शाकिर अमीन, अभी देखता हूँ मैं आंसर, 16। तो हमने क्या करा, इन प्लेस ऑफ x वी हैव पुट 4, तो ये आ गया 16, ठीक है। नाउ f 2x प्लस 1, एफ एक्स क्या था एक्स स्क्वायर, तो जब हम 2x प्लस 1 फाइंड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि हमारे फंक्शन में जहां भी x था इन प्लेस ऑफ दैट x वी हैव टू पुट 2x प्लस 1। तो ये x था, हमने पुट कर दिया 2x प्लस 1 उसका स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4x आ गया। क्लियर हो सबको? तो ये आ गया हमारे पास, दिस इज वी गेट एफ ओ जी एक्स, दिस इज 2x प्लस 1 का, तो होल स्क्वायर कह सकते हैं आप, चाहे तो एक्सपेंड कर दीजिए एज यू विश।
ठीक है। हाँ, सिमिलरली मुझे फाइंड करिए आप जी एफ एक्स, इसके वाले मुझे बताइए क्या हो जाएगी। वजाहत आंसर ठीक था आपका, और 4x+3 नहीं, वजाहत इज नॉट द करेक्ट आंसर। नहीं 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 नहीं, दोबारा चेक कीजिए। हाँ मरियम, बिल्कुल ठीक है, मरियम का आंसर करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। दिस इज जी एफ इज 2x² + 1। ठीक है, 2x² + 1। ठीक, तो क्लियर हो गया। उसने कहा था कि फाइंड और शो कीजिए कि कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ एंड जी इक्वल नहीं है, सो दिस टू आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो सबको क्लियर हुआ? किसी बच्चे को डाउट है इसमें तो प्लीज बता दीजिए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, अदरवाइज वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, ठीक है इफ्रा। अच्छा आयशा, ठीक है ठीक है। जीएफ मैंने अभी फाइंड नहीं किया ना, इसमें हमें क्या करना है? वी हैव टू राइट लाइक दिस, जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ एक्स लिख देंगे, इज इक्वल टू जी एफ एक्स। क्या होगा? एफ एक्स कहाँ था? ये रहा, x² लिख देंगे। तो अब आयशा क्या करना है आपके पास, जी एक्स में जहां भी x है, इन प्लेस ऑफ x ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो x कहाँ था? यहाँ, तो यहाँ पुट कर देंगे इन प्लेस ऑफ x² + 1। आयशा क्लियर हुआ इतना? आयशा क्लियर हुआ? ओके, चलिए ठीक है बच्चे, जल्दी से नोट कीजिए, फिर इन्वर्स और करते हैं सो दैट ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। चलिए इसको रब करते हैं। नेक्स्ट इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स क्या होता है? लेट एफ ए टू बी बी अ बाइजेक्शन, बी अ बाइजेक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, यानी 1 1 एंड ऑन टू दोनों है। देन अ फंक्शन, then a function g which is from b to a, which associates each element y belongs to b to a unique element such that fx is equal to y is called inverse of,
ठीक है, इसका मतलब है कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है तो एक, हाँ चलिए अभी इतना ही रहने दीजिए। जिसको नोट कीजिए फिर हम समझते हैं ये है क्या। द इनवर्स ऑफ एफ इज जनरली डिनोटेड बाय एफ इनवर्स। Thus, if f a to b is a bijection, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, 1 1 on 2 दोनों है, then f inverse b to a is such that कि पहले हमारे पास से एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, तो अब ये हो जाएगा एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक, ये उधर आ जाता है एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई कोई फंक्शन है उसका इनवर्स हो जाएगा एफ इनवर्स, तो ये एफ इनवर्स वहां चला जाता है, जैसे साइन थीटा था, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स था तो थीटा हो जाता था हमारा साइन इनवर्स एक्स, एग्जैक्टली वही हो रहा है, ये था, अब ये यहाँ पे एफ इनवर्स वाई हो जाता है, ठीक है, तो ये एग्जिस्ट करता है अगर फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। इसको बच्चे जल्दी से नोट कीजिए फिर देखते हैं। ओके ठीक है, अब समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या, इसको रब कर देते हैं। देखिए हमारे पास एक फंक्शन है, सबने नोट कर लिया ना बच्चे, किसी मिस तो नहीं हुआ। So we have a function. Function is from A to B. This set A, this is B. This is A1, A2, and A3, and this is B1, B2, B3. ठीक है? A1 is related with B1, A2 with B2, A3 with B3. So ये फंक्शन है हमारा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि 1 1 है या नहीं। 1 1 में क्या था कि इमेजेस डिफरेंट होनी चाहिए, A1, A2, A3 की इमेजेस डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए A1, A2, A3 सबकी इमेजेस डिफरेंट है, तो फंक्शन 1 1 है। इमेजेस डिफरेंट होनी चाहिए तो फंक्शन 1 1 है आपका। अब देखिए B में आपके पास जितने भी एलिमेंट है सबकी प्री इमेजेस हैं, तो इसका मतलब ऑन टू भी है। ये 1 1 भी ऑन टू भी है क्योंकि सेट B में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज नहीं हो, तो 1 1 ऑन टू है तो हमारे पास, तो हम कह सकते हैं दिस फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो अगर सपोज हमारे पास ये एक सेट है, दिस इज अनदर सेट, दिस इज B, दिस इज A, दिस इज B1, B2, B3 एंड दिस इज A1, A2, A3, ठीक है। सो B1 किससे रिलेटेड है, यहाँ देखिए सॉरी A1 B1 से था। अब हम एक न्यू फंक्शन लिख सकते हैं F इनवर्स B2A, तो B2A क्या हो जाएगा, B1A से रिलेट हो जाएगा, B2 A2 से हो जाएगा, B3 A3 से हो जाएगा। तो अगर हमारे पास कोई 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन होता है, इन दैट केस हम उसका इनवर्स कैसे लिखते हैं, बिल्कुल उसको रिपीट कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। तो ये सिर्फ उसी केस में एग्जिस्ट करता है जहां फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो बच्चे इसको जल्दी से नोट कीजिए, टाइम होगा तो मैं आपको एग्जाम्पल लेके बता दूंगा कि अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो फंक्शन जो है वो इनवर्स उसका क्यों नहीं आता, ऐसे इनवर्स की क्या जरूरत है। शाहीन शाहीन देखिए इनवर्स एक फंक्शन है, तो जैसे हमने ट्रिगो में किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, आपने शायद चैप्टर किया है या नहीं, नहीं पता मुझे। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए इनवर्स फंक्शन पढ़ना तो जरूरी है।
ठीक, चलिए बच्चे इसको जल्दी से कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं हम एक क्वेश्चन। नोट कर लिया सबने? सो देयर इज अ क्वेश्चन, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। ठीक है, a है आपके पास, a इज 1 2 3 एंड 4 एंड b है आपके पास 2 4 6 8। ठीक, f लिख देते हैं। f जो होगा, f इज 1 2 2 4 3 6 एंड 4 8। ठीक है, दिस इज अ फंक्शन f। इसका इनवर्स मुझे बताइए, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f? बिल्कुल ठीक है वजाहत, शाकिर, बिल्कुल ठीक है बच्चों। और सब भी प्लीज इसको कंप्लीट कीजिए और मुझे बताइए कोई डाउट तो नहीं है। चलिए बिल्कुल ठीक है। सो एफ इनवर्स जो आ जाएगा, सिर्फ आपको अपोजिट कर देना है 2 1 4 2 6 3 एंड 8 4। ठीक है, सो ये हो गया आपका इनवर्स ऑफ द फंक्शन। बच्चे इसको जल्दी से नोट कीजिए, देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई का मतलब है आप यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे। इसका बच्चे मतलब ये होता है कि दिस इज a टू b, तो x बिलोंग करता है a से और y बिलोंग करता है b से। तो x की जब आप डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम दिस सेट पुट करते हैं तो वह आपको y की वैल्यू मिल जाती है। जैसे इस क्वेश्चन को ही अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एक्स। हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ये मतलब होता है इसका कि आपके पास जो y की वैल्यूज आ रही हैं वो सेकंड सेट से बिलोंग कर रही हैं। ठीक है इफ्रा, तो बहुत क्लियर हुआ। चलिए रब करें इसको। ठीक है, अच्छा अब 11th में आपने किया था आइडेंटिटी फंक्शन। कोई मुझे बताएगा कि आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन? 2x, बिल्कुल ठीक है। आइडेंटिटीज नहीं, 2x नहीं होता मजाक। व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। ठीक है, x जो होता है दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है,
ये प्लीज याद रखिएगा कि x जो होता है दिस इज अ आइडेंटिटी फंक्शन. चलिए, सो राइट द प्रॉपर्टी. Let fx be a bijective function ठीक है. Let fx be a bijective function, then f of f inverse जो होता है f of f inverse x ये इक्वल होता है f this one. कंपोजिशन ऑफ f और f इनवर्स अगर आप फाइंड कर रहे हैं then this is equal to f inverse x and this is equal to x. अगर fx आपका कोई बाइजेक्टिव फंक्शन है तो कंपोजिशन f और fx का f इनवर्स का अगर आप फाइंड करते हैं then you will get x only. ठीक है, ये आपकी थ्योरम है. दिस इज अ थ्योरम कि fx बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो उसका अगर आप कंपोजिशन फाइंड करेंगे देन यू विल अगेन गेट द x. जैसे फॉर एग्जांपल हमने किया था साइन इनवर्स x, याद आया कुछ? हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किया था दैट साइन इनवर्स x जो होता है दिस इज इक्वल टू x. हमने प्रॉपर्टीज की थी प्रिंसिपल ब्रांच और सब, याद आ गया सबको? ठीक है. सो सिमिलरली f ऑफ f इनवर्स का जो कंपोजिशन होता है ये एक्चुअल में कंपोजिशन ही था, दिस इज इक्वल टू x. तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है. ठीक है, इसका यूज हम करेंगे इन डिफरेंट क्वेश्चंस. ठीक है बच्चे, सीबीएसई से हट गया है बट ये पता होना आपके लिए जरूरी है. ठीक, अब देखिए इनवर्स में इसको फिर रब करें. अब देखिए क्वेश्चंस आपके पास कैसे आएंगे इनवर्स में. क्वेश्चंस आएंगे लाइक दिस. प्रूव दैट द फंक्शन r to r defined as fx is equal to 2x minus 3 is invertible. Also find f inverse. ठीक है, फर्स्ट थिंग हमें प्रूफ करना है कि इन्वर्टिबल है. इन्वर्टिबल मींस इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए. फर्स्ट थिंग हमें प्रूफ करना है कि इन्वर्टिबल है एंड सेकंड थिंग हमें एफ इनवर्स फाइंड करना है. तो हम कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट थिंग हमें प्रूफ करना है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो उसके लिए कंडीशन क्या दी, फंक्शन कैसा होना चाहिए, किस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, किस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बाइजेक्टिव फंक्शन है ना. ठीक है श्वेता. सो फर्स्ट थिंग हम इसको प्रूफ कर देंगे कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है. अगर बाइजेक्टिव प्रूफ हो गया तो हम लिख देंगे कि इन्वर्टिबल होगा. उसके बाद हम इनवर्स फाइंड कर देंगे. तो बाइजेक्टिव प्रूफ करने में किसी प्रॉब्लम तो नहीं है, 1-1 प्रूफ हो जाएगा. 1-1 प्रूफ कर लेंगे, काफी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, हो जाएगा ना 1-1. मुझे टाइम कम है ना, मैं चाह रहा हूँ कंप्लीट हो जाए. ऑन टू भी प्रूफ कर लेंगे आप, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने तो इससे टफ क्वेश्चंस किए हैं. ऑन टू भी प्रूफ हो जाएगा, 1-1 ऑन टू. ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि function is bijective, fx is bijective, hence its inverse will exist. ठीक है, तो बच्चे ये पार्ट आपका होमवर्क है. 1-1 आपको खुद प्रूफ करना है होमवर्क में, ऑन टू खुद प्रूफ करना है. ठीक है, वी हैव ओनली 10 मिनट्स, तो उसमें हम टाइम नहीं लगा रहे. ठीक है, तो ये बाइजेक्टिव होगा. अब हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है. सो इनवर्स इज अ न्यू थिंग, वो हम देखते हैं. अब हम कह देंगे जो हमने प्रॉपर्टी अभी देखी थी, नाउ ये बाइजेक्टिव है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हम कह सकते हैं एफ ऑफ एफ इनवर्स जो होगा दिस इज इक्वल टू
एक्स, अगर इनवर्स है तो ऐसा होता है। तो ये कितना हो जाएगा, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है शाकिर आपका आंसर। बच्चे अब मुझे ये बताइए कि अगर एफ एक्स 2x माइनस 3 है तो एफ एक्स 1 कितना होगा, जल्दी से मुझे बताइए। एफ एक्स अगर इतना है तो एफ एक्स 1 क्या होगा, 2x1 माइनस 3 है ना, इन प्लेस ऑफ एक्स सिर्फ x1 पुट करना है। अब ये बताइए मुझे एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, जहां भी हमारे पास x था उसके प्लेस में हम एफ इनवर्स पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 एफ इनवर्स x माइनस 3 इज इक्वल टू x। ये क्लियर हुआ सबको। जब एफ एक्स 1 ये होगा तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ x हम ये पुट कर देंगे एफ इनवर्स x। इतना क्लियर हुआ सबको। बस अब आपको कुछ नहीं करना, एफ इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर देनी है। अब आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ एफ इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर देनी है। तो एफ इनवर्स कैसे आएगा, सारी टर्म्स को वहां शिफ्ट कर दीजिए। ट्वाइस ऑफ एफ इनवर्स एक्स जो होगा दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, और एफ इनवर्स एक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स प्लस 3 बाई 2। ठीक है, तो आप लिख देंगे 10, एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स आर टू आर इज गिवन बाय एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 बाई 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो बस इनवर्स में क्या करना है, बस ये प्रॉपर्टी यूज करनी है, एफ इनवर्स इज इक्वल टू एक्स, फिर इक्वेशन में पुट कर देना है एफ इनवर्स, ऑफ एफ इनवर्स की आपको वैल्यू फाइंड कर देनी है। क्लियर हो। तो इनवर्स के सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, पहले एक क्वेश्चन हमेशा आता था इनवर्स का, इस बार नहीं है सिलेबस में। स्टेप्स हमेशा यही होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ कीजिए कि बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव प्रूफ करने के बाद इनवर्स ऐसे फाइंड कर दीजिए, दिस इज द मेथड। अब किस बच्चे को समझ में नहीं आया इनवर्स, ये बताइए। किस बच्चे को अभी डाउट है इसमें इनवर्स में, फिर मैं वन बाय वन सबसे पूछूं। ओके, आमिर, अबीर, अमीन, अरबाब, हदीका, हार्दिक, इफ्रा, जोया, वजाद, सैयदा, शाहीन, शाकिर, सुदा, जैनब, कोई डाउट नहीं। ओके ओके ओके, ठीक है, एक बच्चे को डाउट है, अरबाब को, अच्छा आयशा को, सॉरी। लास्ट 4 स्टेप्स बच्चे देखिए, ये प्रॉपर्टी हमने अभी की थी थोड़ी देर पहले। ठीक है आयशा, बस हमें करना क्या है, अब यहाँ ये लिख देना है, फंक्शन क्या था, फंक्शन में एफ इनवर्स पुट कर देना। फंक्शन ये था 2x माइनस 3, तो जब हम उसमें एफ इनवर्स पुट कर रहे हैं, इन प्लेस ऑफ x ये वैल्यू पुट कर दीजिए, एफ इनवर्स x माइनस 3 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से एफ इनवर्स x आ जाएगा x प्लस 3 बाई 2। आयशा क्लियर वो। ओके ठीक है, सो बच्चे रब करें फिर। सो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो एक्स्ट्रा था हमने वो भी कर लिया। अब जो जे मेंस के स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ कंपोजिशन और इन्वर्स के क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, जे मेंस स्टूडेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपको यूज़ होगा आगे। ठीक, और सब अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से करें सीबीएसई, देन फोकस ऑन फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज। सो कल से हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे फिर, और उसमें हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, अब बच्चे देखिए, फंक्शन में मैंने आपसे कहा था कि मेरा रोल ज़्यादा है, तो हमने क्वेश्चंस भी, बस अधिका एक मिनट, तो हमने क्वेश्चंस भी ज़्यादा किए क्लास में। मैंने कोशिश की कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम क्लास में कर लें, फंक्शन में मुझे करवाना था। सेकंड पार्ट जो हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, तो वहाँ आपको क्वेश्चन ज़्यादा करने, वो हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने डिफरेंशिएशन में किया था, कि मैं आपको एक टाइप करवा दूंगा और आप उसके बेस पे 20-30 क्वेश्चन खुद करेंगे। तो उसमें आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, होमवर्क ज़्यादा होगा, तो प्लीज़ सेकेंड पार्ट के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए मैथ्स को।
ठीक है, और मंडे से फिर हम कोशिश कर दिया जैसे सेकंड सीरीज फॉर बोर्ड। हदीका, यू आर फ्रॉम विच स्कूल? हदीका किस स्कूल से हैं आप? बिरला भारत कोलकाता, ओके। सो सीबीएसई बोर्ड है? चैप्टर 9 चैप्टर के बाद 9 कौन सा हो जाएगा? डिफरेंशियल। देखिए वजह सिर्फ जो सबसे सिंपल चैप्टर है जो 2 घंटे में हो जाएगा मैथ्स में, दैट इज एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग। हाँ, तो सीबीएसई बोर्ड ने तो सिलेबस कम कर दिया है, ठीक है। जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड में, वेक्टर्स इतना इजी नहीं है, ठीक है। सो सेम सेम लेवल ही मेंटेन होगा, एलपीपी छोड़ के लीनियर प्रोग्रामिंग हो जाएगा 2 घंटे में, उसके बाद सब सेम है, स्टैंडर्ड। ठीक है वजह, फिर देखते हैं ना, अगर ऐसा है तो ओके ओके, फिर देखते हैं कि ठीक। ठीक है बच्चे, तो कल से सेकंड पार्ट प्लीज जिन्होंने नहीं लिया वो ले लीजिए, अगर पीडीएफ आप डाउनलोड करते हैं वो भी कर लीजिए, और कल से हम स्टार्ट करते हैं फिर इंडिकेशन, ठीक। सर जो रिड्यूस हो जेई मेंस में आएगा अरबाब। अरबाब जेई मेंस में कुछ ऐसा अपडेट नहीं आया है कि उन्होंने सिलेबस कम किया है, तो जेई मेंस में कंप्लीट है सिलेबस, ठीक है। तो जो आपके 12th में रह गए, मैंने कहा था मैं करवाऊंगा अभी, ठीक है। चलिए बच्चे अभी कल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज जो जेई मेंस के स्टूडेंट हैं उनकी अभी 5:30 क्लास होती है, सैटरडे 5:30 होती है जेई मेंस के स्टूडेंट्स की। इफ्रा, सोएदा, अरबाब, अमीन और शाकिर। 5:30 किसी की नहीं होती? हाँ शाकिर, आप जी, मैं लेना चाह रहा हूँ शाकिर क्लास, ठीक है। सोएदा चलेगी? सोएदा क्लास होती है आपकी? अच्छा, तो ऐसा करते हैं फिर नेक्स्ट वीक से 5:30 हम वो करेंगे जेई मेंस, सैटरडे भी, और संडे तो हमारी होती है, तो हम 2 दिन करेंगे, सैटरडे एंड संडे। अरबाब कल देखते हैं अरबाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीक से सैटरडे संडे 2 दिन किया करेंगे, ठीक। जी अमीन, बीच में मुझे लगा किसी बच्चे की थी 5:30 क्लास, इसलिए शाकिर, हाँ शाकिर अभी नहीं देखा मैं, इस वीक बच्चे बहुत बिजी था, बट मैं देख लूँ, आज मैं देख लेता हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, मैं देख के अभी आपको भेज। नहीं, हाँ बस मुझे जेई मेंस का ही करना था, ठीक है बच्चे, फिर कल हम कंटिन्यू करते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है। ठीक है, ओके शाकिर, वेलकम, ओके। अच्छा, अभी कोई इशू नहीं है, आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, ठीक है, रिकॉर्डेड में तो कंप्लीट होता ही है, आप वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक, ओके, थैंक यू।